आइए दोस्तों समझते हैं इसका अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन डी और करते हैं उसे सॉल्व आउट। ठीक है, सेक्शन डी में क्वेश्चन हमारे पास 34 से 36 तक होंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा और सभी प्रश्नों में यानी 34, 35 और 36 सभी क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होगी। आप चाहे तो पार्ट ए कंप्लीट कर सकते हैं या पार्ट बी, लेकिन हम यहां पर दोनों ही पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही पार्ट को सॉल्व करना होगा, या तो पार्ट ए या पार्ट बी। तो हम करते हैं पहले पार्ट ए को और समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट है जिसमें बोला गया है कीर्ति सोचती है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, जबकि इसके विपरीत कृषि सोचती है कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। तो वैध तर्क के साथ बताइए कि किसकी सोच सही है। हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक है हमारे पास कीर्ति, ठीक है, और दूसरी स्टूडेंट है हमारे पास कृषि। क्या है? कृषि। तो कीर्ति और कृषि ने दोनों ने ही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कीर्ति कहती है कि हमारे पास जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और कृषि लेती है क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपको बता दें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कीर्ति कहती है कि यदि हमारे पास कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम ले लेते हैं इथेन। क्या ले लेते हैं? इथेन। और इथेन की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है? इथेन। एथेन। ठीक है, यदि इसमें हम कोई अदर ग्रुप ऐड करते हैं जैसे Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Cl जो इस तरीके से ब्रेक होगा और यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के साथ एक Cl जो HCl निकल जाएंगे और दूसरा Cl उस जगह पर क्या करेगा? अटैक करेगा। इस तरीके से इसके जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? H यहां से रिमूव करेंगे, देखो एक Cl H को लेकर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl और दूसरा Cl वहां पर अटैक करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जो कि होगा Cl। तो आप देख सकते हैं यहां पर H की जगह Cl क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर क्या हुई है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वहीं जो कृषि करती है, कृषि के पास एक क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इथीन है, इथीन। ठीक है, ये क्या है? इथीन, एथीन। ठीक है, एथीन में यदि हम किसी क्लोरीन को ऐड कराते हैं तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यहां से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक। तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4, लेकिन यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बचे हैं? 3। तो क्या होगा? ये दोनों ही, यहाँ पर जो Cl2 है वो एक कार्बन के पास एक Cl और दूसरे कार्बन के पास दूसरा Cl, तो इस तरीके से दोनों Cl पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? एडिशन। क्या हुआ है यहां पर? एडिशन यानी कि संयोजन। ठीक है, एडिशन। यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ है? एडिशन रिएक्शन। तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि यहां पर कीर्ति सोचती है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त में होती है, बिल्कुल ठीक सोचती है, लेकिन
वहीं किसी सोचती है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो असंतुलित हाइड्रोकार्बन में होती है, जैसा कि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो क्लोरीन है वो उसमें क्या होगा, ऐड होगा, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कीर्ति है वो सही कथन है उसका, और जो कृषि है उसका कथन गलत है। ठीक है, तो इसका आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट, जो कि है मीथेन और प्रोपेन तथा उनके आइसोमर्स का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, हमारे पास दो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है जो कि क्या है, मीथेन और प्रोपेन, और जिनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ईंधन के रूप में। ठीक है, तो एक स्लाइड ले लेते हैं और समझते हैं उस पर। हमारे पास एक मीथेन है, CH4, जो कि क्या है, मीथेन। ठीक है, मीथेन। यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड हीट, यानी ऊष्मा। अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम क्या नाम है, मीथेन या इथेन या इसके आइसोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह पर यदि हम C3H8O2, यानी इसे बोलते हैं हम प्रोपेन, प्रोपेन या इनके आइसोमर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हाई अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट, यानी ऊष्मा। इसलिए इनके कारण, क्योंकि इसमें इनको जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलती है, हीट, इसीलिए इनको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। मीथेन और प्रोपेन तथा उनके आइसोमर्स का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, हमने देखा क्यों किया जाता है। उसी के साथ है प्रोपेन के तत्काल निचले, यानी प्रोपेन से पहले, निचले का मतलब है प्रोपेन से पहले जो आपका कार्बन कंपाउंड है उसको हमें लिखना है, और उसकी क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दूसरे का ही है। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, बट क्वेश्चन में बोला गया है इससे जस्ट पहले, तो इससे पहले क्या आता है, प्रोपेन से पहले आता है निचले, निचले, यानी कि वो आता है इथेन। क्या आता है, इथेन, एथेन। ठीक है, एथेन, और इसका फॉर्मूला होता है C2H6। इसकी हमें क्या बनानी है, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बिंदु संरचना, बिंदु संरचना, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C2H6। सबसे पहले हम दो C बना लेते हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि यदि हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसके पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो क्या आता है, 2 and 4। तो लास्ट वाली सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो उसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6, तो इस तरीके से 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, अपनी शेल को कंप्लीट करना चाहेगा, तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन इसके पास कितनी है, 1, तो ये क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड से क्या करेगा, अपने आप को शेयरिंग कर लेगा और इस तरीके से अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। सभी हाइड्रोजन इस तरीके से अपने जो शेल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। वहीं एक कार्बन इस दूसरी शेल में हमारे पास जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 2 8 8, इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 4, तो कार्बन चाहेगा कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट करे, तो किस तरह करेगा, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इसको लेके ये अपने जो शेल का ऑक्टेट है उसे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कार्बन सेकंड है वो भी अपने 1 2 3 4 5 6 7 और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस प्रकार से अपना डॉट स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा।
इसी के साथ देखते हैं इसमें और क्या पूछा गया है। नीचे पूछा गया है किसी दी गई समजातीय श्रेणी के समरूप कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इनकी दो विशेषताएं अगर हम बताएं, ठीक है, दो विशेषताएं देखो, दो विशेषताएं देख लेते हैं। यदि हमारे पास CH4 C2H6 C3H8 इस तरीके से हैं, कोई भी आइसोमर्स हैं या कुछ भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन सभी में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, CH2 का। कितने का आता है, CH2 का डिफरेंस आता है सभी में। तो इस प्रकार से एक विशेषता इनकी ये हो जाती है कि किसी भी दो आसन्न समरूपों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है, ठीक है। और समान सामान्य सूत्र कार्यात्मक समूह, यानी इनमें जो आइसोमर्स जो होते हैं उनके समान क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। और अगला है समान रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, समान होते हैं। वहीं भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन, और जो उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें क्रमिक तरीके से एक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। करते हैं पहले तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझते हैं। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथीन के मिश्रण को जलाया जाता है। देखिए, जब हम वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एथीन, अच्छा यहाँ पर एथीन नहीं, यहाँ पर है एथाइन। क्या है, एथाइन, ठीक है। आप इसे सही कर लेंगे, ये है एथाइन, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण को जलाया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एथाइन और वायु के मिश्रण, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिया गया है, यहाँ पर वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, पहला है हमारे पास, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एथाइन, यानी C2H2, ठीक है, एथाइन, ठीक है। तो एथाइन को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो क्या होगा, यहां पर जो फ्लेम्स होंगी, फ्लेम वो क्या होंगी, लो क्या होगी, ब्लू फ्लेम्स, यानी कि एक तरीके से नीलीज वाला, क्या होगी, नीली लो, नीली स्वच्छ लो के साथ वर्ण होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, एक सफिशियंट अमाउंट में होता है, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसलिए इथाइन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चला जाता है तो वहां पर नीली श्वेत लो निकलती है। लेकिन अगर हम इथाइन को ऑक्सीजन यानी कि एयर यानी वायु की उपस्थिति में बंद करते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती हैं वो क्या होती हैं, शूटी फ्लेम होती हैं, ठीक है, यानी कि कलिक लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कभी ज्यादा होगी तो कभी कम, एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, यानी बोल सकते हैं इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में। देखिए, अगर यहाँ पर हम एयर की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को कराते हैं तो एयर जो है उसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि जो सफिशिएंट अमाउंट उसे बर्न करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर जो फ्लेम होंगी वो कैसे होंगी, सूटी फ्लेम्स, यानी कि कलिक लो, यानी कि यहाँ पर जो होंगे वो थोड़ी सी कलर चेंज होगा, यानी कि ब्लैक कलर का यहाँ से एक धुएं के फॉर्म में क्या निकलेगी, एक लो निकलेगी, जो कि क्या होगी, यूजफुल नहीं किया जा सकती है। वहीं इसका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बोला गया है वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन के एथीन का मिश्रण का उपयोग करते हैं, लेकिन एथीन और वायु के मिश्रण का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको हमने बताया वहां पर क्या निकलती है, शूटी फ्लेम निकलती है। तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है इसका सेक्शन ए का। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट को हमने यहाँ पे समझाया गया है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, और तीसरे पॉइंट को आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। और आप इसको आंसर को एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। कीर्ति की सोच सही है, हमने आपको पहले बताया, कीर्ति की सोच सही है। और दूसरा है यहाँ पर मीथेन और प्रोपेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन अभिक्रिया से गुजरते हैं और बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। प्रोपेन का
निम्न समरूप ईंधन में जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं और दो विशेषताएं, इनमें से आप कोई सी भी दो विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में एथीन, इसे आप एथाइन कर लेना। एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण एक साफ नीले लोह के साथ जलने के लिए पूर्ण दहन से गुजरता है, जबकि अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के दबाव में यह हवा की उपस्थिति में एथीन की जगह कर लेना आप एथाइन। एथाइन पूर्ण दहन से नहीं गुजरता, इसलिए कलिक लो यानी शूटी फ्लेम, क्या लिख सकते हैं आप इसे, शूटी फ्लेम। ठीक है, शूटी फ्लेम पैदा करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, जो कि है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी 34 का पार्ट बी है। ठीक है, समझते हैं इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है ए और बी क्रम से लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण हैं। भूमिगत जल हैंडपंप का पानी का उपयोग करते समय आप ए और बी में से किसे सफाई के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास ए और बी क्या है। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमारे पास C17H35COOH। ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक यानी लंबी श्रृंखला में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जो कि ए है। वहीं बी हमें दिया गया है C17H35COOSO3। ठीक है, वहां पे क्या दिया हुआ है, सल्फोनिक एसिड दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि भूमिगत जल में हैंडपंप का पानी का उपयोग करते समय आप ए और बी में से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ए है वो क्या करेगा, हमारे पास यदि हेडपंप है, ठीक है, हेडपंप है और उसमें पानी है, तो पानी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंस रहती है, तो वहां पर रहते हैं मैग्नीशियम आयन, ठीक है, और कैल्शियम आयन। तो आप सभी जानते हैं कि जब इस ए सॉल्यूशन को या ए एसिड को अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां से एक सब्सटेंट मिलेगा, हमें उत्पाद मिलेगा, वो क्या होगा, C17H35COOMg, या फिर अच्छा यहाँ पर क्या होंगे, दो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर Mg2+ होता है, या फिर Ca+। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल, अघुलनशील, अघुलनशील। जबकि हमारे पास जो सल्फोनिक एसिड है, यदि उसमें हमारे पास मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन को रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 से 17H35COOMg प्लस SA कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्युबल। क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर, यानी घुलनशील। क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पहले हमारे पास ए है वो क्या है, सोप, इससे हमें ये पता लग जाता है ये क्या है, साबुन। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सोप है जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और जो ये हेडपंप वाले के पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल। लेकिन वही जो डिटर्जेंट होता है वो अच्छे से सॉल्युबल होता है और गंदगी को अच्छे से साफ कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बी है, क्या है, बी, हम बी को अच्छे से यूज कर सकते हैं किसी की भी सफाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कि बी को सफाई के लिए एजेंट के रूप में पसंद करेंगे। ठीक है, तो उसका रीजन हमने आपको बता दिया है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और वही है हमारे पास। अब करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, सफाई क्रिया की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें और लेवल किए गए आलेख की सहायता से एक मिसेल फॉर्मेशन को समझाइए। ठीक है, अब समझते हैं इसका सेकंड पार्ट, और उसका क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको यहां पे ले लेते हैं हम, मिसेल की फॉर्मेशन एक बार समझ लेते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, मिसेल प्रक्रिया। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक गंदा कपड़ा है जिस पर यहां पर कुछ गंदगी लगी हुई है। ठीक है, गंदगी लगी हुई है। ठीक है, जो कि क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस की गंदगी है, ऑयली। ठीक है, यानी कि तेलीय, तेलीय गंदगी है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें पहले समझना है क्या,
कि हमारे पास मिसेल की फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, जो हमारे पास मिसेल की फॉर्मेशन होती है या सोप यानी कि जो साबुन होता है, ठीक है, वो एक लंबी श्रृंखला की चेन होती है। लंबी श्रृंखला यानी कि इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, ये हमारे पास एक सोडियम आयन होता है। ठीक है, और इसी को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास इसका जो ये वाला सिरा है इसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वहीं इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी इसे बोलते हैं जलरागी, इसे बोलेंगे हम जलरागी, और इसे बोलेंगे जल विरागी। ठीक है, ये वाटर में यानी जल में इनसॉल्युबल होता है, या बोल सकते हैं वाटर हीटर। ठीक है, ये वाटर से हीट करता है, और इसको ये क्या होता है, वाटर में क्या होता है ये, यानी जल में घुलनशील। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे पास साबुन या सॉप होता है उसके जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी कि ये पानी से दूर रहता है, यानी कि पानी से दूर रहता तो ये कहां जाएगा, ये ऑयली सब्सटेंस पर, ऑयली सब्सटेंस यानी तेलीय जो पदार्थ होगा, तेलीय पदार्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं जो हमारा पास हाइड्रोफिलिक है यानी जलरागी है वो उससे दूर होगा। तो इसकी जब मिसेल की फॉर्मेशन होती है तो इस प्रकार से जो इसका टेल पार्ट है वो कहां अट्रैक्ट करेगा अपने आप को, ये ऑयली सब्सटेंस के पास। तो इस प्रकार से जो झाग हैं जब बनते हैं तो इसका टेल पार्ट नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारी क्या बनती है, मिसेल की फॉर्मेशन। ये क्या है आपका, ये हिस्सा होता है हमारा हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी। ठीक है, और ये टेल वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। ठीक है, जल विरागी। तो इस प्रकार से ये जो जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयली सब्सटेंस को कस के पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, उस गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस गंदगी को अलग कर दिया जाता है। तो फिर जो कपड़ा है यानी क्लॉथ है, जो कपड़ा है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और इस गंदगी को अलग कर लिया जाता है किसके द्वारा, मिसेल की फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिसेल की फॉर्मेशन। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। साबुन ऐसा अणु होता है जिनमें दो सिरे के गुण अलग अलग होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी हाइड्रोजन में घुल जाता है। आगे, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, साबुन का आयनिक सिरा पानी में घुला होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल नामक संरचना बनाते हैं। अणु का एक सिरा तेल के बिंदु से और होता है जबकि दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। यदि पानी में एक पायरस बनता है, इस प्रकार साबुन का मिसेल पानी में गंदगी को घोल से मदद करता है और हम कपड़े को साफ करके धो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये मिसेल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बतानी है, रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास है एस्टर CH3COCH3 से साबुन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और इस प्रक्रिया का नाम भी लिखिए। तो इसको लिख लेते हैं हम, CH3COOCH3। यदि हमें साबुन बनाना है तो क्या करना होगा, NaOH से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3COONA
ठीक है, प्लस CH3OH। ठीक है, इस प्रकार से ये सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सफोनिफिकेशन। ठीक है, सफोनिफिकेशन। ठीक है, यानी कि साबुनीकरण। क्या बोलते हैं इसे, साबुनीकरण। साबुनीकरण, ये प्रक्रिया क्या है, साबुनीकरण, यानी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। लेकिन इसका आप अगर जनरल स्ट्रक्चर यानी इस फॉर्मूले की मदद से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे C17H35COO, और यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी कार्बन चेन, प्लस Na और OH। ठीक है, तो इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C17H35COO Na प्लस ROH। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एस्टर से साबुन बनाने का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से, ये क्या है आपका एस्टर है। ठीक है, एस्टर से हमने क्या बना लिया, साबुन। क्या बनाया, साबुन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C17H35COOR। ये क्या है, एक एस्टर है। ठीक, क्या है, एस्टर। इसको जब हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, C17H35COO Na प्लस ROH। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। ये प्रक्रिया क्या है, साबुनीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा 35। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यस, 35 क्वेश्चन। इसमें भी आपके पास दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इनमें से आप एग्जाम में कोई भी एक पार्ट को कंप्लीट करके आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट को कंप्लीट करेंगे। समझते हैं पहला पार्ट। नीचे दी गई छवि में केले का एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केले का पौधा दिखाया गया है, जो कि सकर्स की मदद से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है, और इसी में से हमें क्या है, बिना बीज का एक पौधा क्या है, यहाँ पर इसके जो रूट्स वगैरह होती हैं उन्हीं में से एक ऊपर की तरफ क्या है, एक अंकुर भाग। अंकुर भाग कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अंकुर। अंकुर भाग। ठीक है, अंकुरित होकर जो भाग ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी एक नया पौधा बनाता है, उसे क्या बोला गया है, सकर। ठीक है, जिसे आप चूषण भी बोल सकते हैं, चूषण। ठीक है, चूषण। बढ़ रहा है, ये सकर छोटे पौधे के तने के बाहरी भाग होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पौधा बन के बाहर निकल के आ सकता है, जिन्हें मुख्य पौधे से अलग करके अलग से लगाया जा सकता है, और बाद में एक नए पौधे में विकसित किया जा सकता है। इसी जो अंकुरित भाग है, इसको अलग से कहीं पर लगाया जा सकता है, और उससे एक नया पौधा मिल जाएगा। नए पौधे पे फिर उसी प्रकार से फसल को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर दी गई छवि में दिखाए गए प्रजनन का नाम बताइए और इसका प्रकार बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रजनन किया गया है वो क्या है, बिना बीज के क्या है, एक नया पौधा जनरेट हो जाता है। तो बिना बीज के जो पौधा बनता है उसे क्या बोलते हैं, वनस्पतिक, वनस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो क्या है, प्रजनन का नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या इसका जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा, अलैंगिक। क्या हो जाएगा, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डक्शन। ठीक है, इस प्रकार से पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर दी गई छवि किस प्रकार का है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप सभी जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जब बिना बीज के कोई पौधा अंकुरित होता है तो उसे क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन यानी कि वनस्पतिक प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ऊपर बताए गए प्रजनन के प्रकार का उपयोग करने पर किसान को होने वाले 2 लाभों के बारे में बताइए। देखिए आपको यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा पौधे मिलेंगे, एक सेम टाइम में हमें काफी ज्यादा पौधे मिल सकते हैं, यानी कि जो केले हैं, केले की फसल हमें ज्यादा मिलेगी। केले की फसल ज्यादा मिलेगी तो हमें बीज और फल ज्यादा मिलेंगे, और बीज और फल ज्यादा मिलेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, व्यापार भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से उसकी सूची बना सकते हैं या 2 फायदे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, उपरोक्त पौधे नर फूल पैदा करता है, बताइए कि यह पौधा परागकण की प्रक्रिया के किस प्रकार में शामिल होगा। तो आप सभी जानते हैं, हम आपको दिखा देते हैं बी पार्ट। यस, इसका पहला क्या है, वनस्पतिक प्रसार जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा हमने आपको बताया एक ही समय अंतराल में अधिक से फसल उगाई जा सकती है, अनुवांशिक रूप से समान होंगे ये, और फूल और फल तेजी से उगाए जा सकते हैं, और परागकणों के निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा वही तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि क्रॉस परागण में परागकोशीय पराग हवा, पानी या कीटों के माध्यम से का उपयोग करके दूसरे केले पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो हमारे पास एंथर होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, हवा, पानी और कीटों के माध्यम से ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इस केले के पौधे की संतानें अपने मूल बिल्कुल समान क्यों नहीं होती। तो आप सभी जानते हैं कि यदि एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है तो दोनों के ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जब न्यू स्पीसीज जनरेट होती है तो उसके कुछ मेल के और कुछ फीमेल के क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यू स्पीसीज होती है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स तो होंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल सेम नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम भी अपने माँ बाप से जनरेट हैं तो हमारे पास क्या है, जो कुछ पिता के कुछ माता के क्या होंगे, गुण होंगे, लेकिन क्या हम पूरी तरीके से उन्हीं की तरह दिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं। तो इसका क्या होता है, डीएनए चेंजेस। तो डीएनए क्या होते हैं, डीएनए चेंज होता है, हर किसी के अंदर जो कॉपी, कार्बन कॉपी जो होती है वो एकदम सेम कॉपी नहीं बनती है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डीएनए। तो डिफरेंट डीएनए होने के कारण क्या होता है, हर एक दूसरे से एक प्राणी क्या है, अलग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा। डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के दौरान मामूली परिवर्तन या कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका पार्ट ए का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं पार्ट बी पर। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई छवि में मां के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर मां के पेट में क्या है, एक शिशु क्या है, उसका विकास हो रहा है, उसको दर्शाया गया। ये क्या है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, सारी चीजें बच्चे तक पहुंचाई जाती हैं। जो माँ खाएगी वही बच्चे को पहुंचाया जाता है। वो किस तरीके से पहुंचाया जाता है, वो उसके लिए माध्यम है हमारे पास प्लेसेंटा। ठीक है, क्या है, सॉरी, प्लेसेंटा ये है, इसी के माध्यम से क्या जाता है, बच्चे के लिए फूड प्रोवाइड होता है। तो नीचे क्या दिया गया है, नीचे देखिए छवि में माँ के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को दिखाया गया है। विकासशील भ्रूण गर्भनाल के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बिल्कुल, ये क्या है, गर्भनाल, ये क्या है, गर्भनाल, गर्भनाल, ठीक है, से जुड़ा होता है। गर्भनाल सिरा और धमनी गर्भनाल के अंदर चली जाती है। इस तरीके से देखो दोनों कनेक्ट हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको बताते हैं। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, ये गर्भनाल को ही रक्त वाहिकाएं बोली गई हैं, के माध्यम से प्रवाहित होने वाले 2 पदार्थों के नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि मां से ही बच्चा अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी वेस्ट है सब कुछ वो क्या करता है, मां के थ्रू ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसी के थ्रू क्या जाएगा, इसमें क्या नाम है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पोषण तत्व, पोषक तत्व, ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है वो उसी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रभावित होने वाले 2 पदार्थों के नाम भी बताइए। तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है,
ग्लूकोज। ठीक है, तो इनमें से आप किसी की भी दो पदार्थों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि प्लेसेंटा में कम विली हो तो यह बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करेगी। अगर विली की संख्या कम है तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, सरफेस एरिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, जिससे उसका जो विकास है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, धीमा होगा। क्या होगा, धीमा। तो इस प्रकार से अगर कम विली होती है तो उससे विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि धीमा हो जाएगा। दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं पार्ट बी का आंसर है ये। तो पोषक तत्व आप ही हमने आपको बताया जो उससे ट्रांसफर होते हैं वो कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, दो पदार्थों के नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप काफी दिए हुए हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। पोषक तत्व, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी दो। नेक्स्ट है हमारे पास पोषक तत्व ग्लूकोज ऑक्सीजन के लिए मां से भ्रूण तक पहुंचाने के लिए कम सतही क्षेत्रफल धीमी। अगर कम सतह क्षेत्रफल है तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी, धीमी। इस प्रकार से अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें क्या बोला गया है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां भ्रूण महिला शरीर के अंदर विकसित होता है। तो उस जगह का नाम क्या है, गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। ठीक है, जहां पर जो भ्रूण है जो डेवलप होता है उस जगह का नाम क्या है, तो गर्भाशय है। ठीक है, विकास होता है तो वो हाँ क्या है, गर्भाशय। बताइए कि यह क्षेत्र बच्चे को पोषक देने के लिए कैसे अनुकूलित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, इसमें मेरा गर्भाशय है और भ्रूण को पोषक देने के लिए रक्त की भरपूर आपूर्ति के साथ मोटी परत होती है, जिससे उसका वहां पर क्या होता है, विकास पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे आप यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, भ्रूण की कुछ कोशिकाएं एमनियोटिक द्रव में गिर जाती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो भ्रूण की कुछ क्या नाम है, कुछ कोशिकाएं, यहां पर छोटी छोटी कोशिकाएं यहां पर गिर जाती हैं, इस प्रकार से गिर जाती हैं। अब इस भ्रूण का यहां से इंजेक्शन के थ्रू क्या है, एज ए सैंपल निकाला जाता है और उसमें बोला गया है भ्रूण की कुछ कोशिकाएं एनिमेटिक द्रव में गिर जाती हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक प्रक्रिया द्वारा एकत्र किया जाता है। कोशिकाओं की जांच की गई और पता लगाया गया कि ये क्या है, XY गुणसूत्र है। तो आप यहाँ पर जो इसके आसपास जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, इसी के जो होते हैं, उनमें से आप ये चेक कर सकते हैं कोशिकाओं से कि वो भ्रूण क्या है, मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि XY है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नर बच्चा। बच्चा कैसा होगा, नर बच्चा। ठीक है, यानी कि मेल। क्या होगा, मेल। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूण का लिंग क्या होगा, तो भ्रूण का लिंग क्या होगा, क्या होगा, मेल, यानी कि नर बच्चा। आप सभी जानते हैं यदि XX होते हैं तो होता है मादा, और अगर XY होते हैं तो वो क्या होता है, नर। ठीक है, इस प्रकार से उसकी जांच की जा सकती है और पता लगा सकता है कि वो क्या होगा, नर बच्चा होगा। इस जन्म पूर्व लिंग निर्धारण का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। आप सभी जानते हैं आज के समाज में पहले भी और अभी भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वो जन्म से पहले ही उस बच्चे की जांच कर ली जाती है कि वो नर है या मादा है। अगर वो मादा है तो उसको गर्भ हत्या के तौर पर वहीं खत्म कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है, जिसे बोलते हैं भ्रूण हत्या, जो कि एक अपराध है, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग अभी भी हैं जो इन चीजों को करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नर बच्चा होगा। और भ्रूण का दुरुपयोग इस तरह किया जाता है मानो वह मादा हो। ठीक है, अगर वो मादा होती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, अगर वो नर होता है तो उसको सर्वाइव करा दिया जाता है। कुछ लोग गर्भात करवाते देते हैं, जिसे कन्या या भ्रूण हत्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 35 के दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट ए के 3 पॉइंट हैं, 4 ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ है पॉइंट बी, ये बी है, बी के सभी पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और इनके कंबाइन यहाँ पर आप आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 35 के जो ए के पार्ट के क्वेश्चन के आंसर हैं वो सभी ये रहे फोर्थ, और बी के जो हैं वो ये रहे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 36। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। या तो विकल्प ए या बी का प्रयास करें। यहाँ पर भी आपके पास दो विकल्प होंगे, यानी दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक पार्ट अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों पार्ट को समझेंगे। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, या तो विकल्प ए या विकल्प प्रयास कीजिए। हम पहले डायग्राम ए को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। उपरोक्त सर्किट एक विद्युत उपकरण का एक भाग है, ठीक है। इन प्रश्नों में दी गई जानकारी का उपयोग करके निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला पॉइंट बोला गया R2 पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं R2 कहां पर है। तो हमारे पास क्या है, R2, ये क्या है हमारे पास R2 और ये क्या है हमारे पास R1, ठीक है। तो R2 हमें क्या करना है, R2 पर विभवांतर यानी कि वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो आप सभी जानते हैं यहां पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो हम पहला पॉइंट लिख देते हैं। पहला हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, वोल्टेज। और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। क्या होता है, IR। लेकिन हमारे पास I करंट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना ही रेजिस्टेंस का पता है ना ही करंट का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम I और R कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, विभवांतर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यदि हमारे पास कभी भी दो समांतर इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनमें वोल्टेज क्या होते हैं, समान। यानी यहाँ पर जितने वोल्टेज होंगे, यहाँ पर जितने वोल्टेज होंगे, ठीक है, उतने ही वोल्टेज कहाँ होंगे, यहाँ पर, ठीक है। समांतर में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ है वो कितना है, 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर जाकर ऊपर कितना पहुंचा है, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना होगा, 0.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमें करंट तो पता लग गया, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करना है या वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हम V की कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, IR। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.5, और R की वैल्यू कितनी है, 4। तो आंसर क्या आ जाता है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 6 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले में कितनी है, 6 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसमें भी कितनी होगी, 6 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाता है, वोल्टेज यहाँ पर कितना हो जाता है, 6 वोल्ट। कितना हो जाता है, 6 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से इस सर्किट का पहला आंसर हो जाता है। R2 पर विभवांतर कितना है, तो R2 पर विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, जिसमें पूछा गया प्रतिरोध R2 का मान भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर R2 का मान भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, R निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V/I, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हमें I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमारे पास 0.5, और R हमारे पास क्या है, R2। तो R2 निकालने के लिए वोल्टेज हमारे पास कितने हैं, 6 वोल्ट, और करंट कितना है हमारे पास, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम, ठीक है। आप कैलकुलेट करके इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। फर्स्ट भी हो जाता है और सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पॉइंट, प्रतिरोध R1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें प्रतिरोध R1 का भी मान ज्ञात करना है। R1 कहाँ है, ये रहा। अब R1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R1, तीसरा पॉइंट है हमारे पास R1, ठीक है। R1 ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वोल्टेज, और हमें क्या पता होना चाहिए, करंट। लेकिन R1 के पास हमें नहीं पता है कि वोल्टेज कितने हैं और करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं इसके पॉइंट्स को। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पर 6 वोल्टेज यहाँ सप्लाई करी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं, मान लो R3 कितना है, 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट की सप्लाई है वो कितनी है, 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज की सप्लाई चेक कर लेते हैं कि कितनी सप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। तो V बराबर I कितना है, 2, और R भी कितना है, 2। तो वोल्टेज की सप्लाई कितनी हो जाती है, 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वोल्टेज की जो बैटरी लगी हुई है विभवांतर की, वो कितनी है, 12 वोल्ट की, ठीक है। कितनी है, 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो यहाँ पर सप्लाई कर दिया गया है और 4 वोल्ट यहाँ सप्लाई कर दिया है, तो बचा कितना। तो आप देख सकते हैं यदि 12 में से 6 4 10 माइनस कर देते तो कितना बचा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना बचा, वोल्टेज कितना बचा, 2 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट, ठीक है। अब 2 वोल्ट है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो करंट आप देखेंगे तो करंट की मात्रा, अच्छा R निकालना है, तो करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। कितना है करंट, यानी I की मात्रा कितनी है, 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से R1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 हमारे पास क्या होगा, V/I। तो R1 हमारे पास हो जाएगा, V कितना है, 2, और I भी कितना है, 2। तो इस तरीके से R1 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास
1 ओम, ठीक है 1 ओम। तो इस प्रकार से आप R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना है हमारे पास 2 वोल्ट और करंट कितना है हमारे पास 2 एम्पियर। तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या जाएगा 1 ओम, ठीक है 1 ओम। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है पार्ट बी, ठीक है पार्ट बी, ठीक है। करते हैं पार्ट बी को सॉल्व आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, पहले इसमें समझ लेते हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, ए और बी दो लैंप हैं हमारे पास, ए और बी दो लैंप हैं, ठीक है। हमारे पास ए और बी दो लैंप हैं। लैंप ए की रेटिंग 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट। कितना है यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो लैंप की जो वोल्ट दे रखी है, यानी पावर दे रखी है, वो कितनी है 24 वॉट, ठीक है। लैंप बी की रेटिंग 6 वोल्ट है। अच्छा, बी के पास जो वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्ट है, ठीक है। जब लैंप बी में अपने रेटेड वोल्टेज पर संचालित होता है तो इसमें करंट 3 एम्पियर होता है, यानी यहाँ पर करंट कितना दिया हुआ है, करंट है 3 एम्पियर, ठीक है करंट है 3 एम्पियर होता है। तो R1 और R2 के मान इस प्रकार चुने गए, दोनों लैंप अपने रेटेड वोल्टेज पर संचालित होते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझ लेते हैं। लैंप ए में करंट की गणना कीजिए, यानी कि हमें लैंप ए पर करंट की गणना करनी है। तो बहुत ही आसान है आपके लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहला पॉइंट, P बराबर क्या होता है VI, क्या होता है VI। P क्या है पावर और V क्या है वोल्टेज, यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है करंट। तो आपके पास I निकालना है, तो I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है V, इसके अपॉन में चला जाएगा तो P अपॉन V, और P की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 24, तो कितनी हो जाती है 24, और V कितना है हमारे पास 12, ठीक है। तो इस प्रकार करंट कितना हो जाता है 2 एम्पियर, कितना हो जाता है 2 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं लैंप ए के पास जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि पूछा गया है वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए और इसका कारण भी बताइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जो क्या मेजर करेगा वोल्टेज। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या होगी। तो दोस्तों हमारे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है 15 वोल्ट की है, ठीक है। अब 15 वोल्ट की बैटरी को इस प्रकार से अरेंज करा गया है कि हमारे पास कुछ वोल्टेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं सप्लाई हो रहे हैं, और वही और ये दोनों किसमें है पैरेलल में, किसमें है पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर, समांतर। और समांतर में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा 12 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होंगे 12 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो डिवाइस लगी हुई है, एक लगी हुई है लैंप और एक यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस, जो कि क्या है R2। और जो हमारी लैंप है उसके पास वोल्टेज की सप्लाई कितनी है 6 वोल्ट, तो इसके पास भी वोल्टेज की सप्लाई कितनी होगी 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनको पॉइंट मान लेते हैं तो दूसरे पॉइंट में जो वोल्टेज की सप्लाई है पहले में 12 है तो दूसरे में भी कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। और तीसरे में भी कितनी होगी 12 ही होगी। तो यहाँ से वोल्ट मीटर की जो रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज वोल्टेज कितना कैलकुलेट करेगा तो 12 वोल्ट करेगा। तो इसमें इसका आंसर तो हो जाता है क्या, तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाते हैं आपके 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी 12 वोल्ट आएगी, ठीक है। आपको हमने बताया क्योंकि पैरेलल में जब कोई भी कनेक्शन होता है तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेम होता है सभी में, लेकिन करंट क्या होता है अलग अलग हो सकता है। अब तीसरा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो जैसा कि हमने आपको बताया 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट इसने अप्लाई कर लिए और 6 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि R2 के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब हमारे पास जो R2 है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो R2 की वैल्यू हमें अगर निकालनी है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास R2 हमें निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेज है लेकिन करंट की मात्रा नहीं है, तो हमें करंट निकालना है। आप देख सकते हैं कि करंट क्या होगा सेम, करंट क्या होता है यहाँ पर वोल्टेज तो सेम होगा, ठीक है। अब इसमें यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो कितना होगा सेम ही होगा, उतना ही करंट इस लैंप के पास जाएगा, उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। यहाँ पर करंट कितना है 3 एम्पियर, तो यहाँ भी करंट कितना होगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाती है
3 एम्पियर और वोल्टेज कितना हो जाता है 6 वोल्ट। तो इससे R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास V बराबर क्या होता है IR, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो I हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और I कितना है 3 एम्पियर, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 ओम। तो R2 भी हमारे पास कितना आ गया 2 ओम। तो इस प्रकार से जो हमारे पास रेजिस्टेंस 2 है R2 है वो R2 कितना जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो R2 भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि R1 के भी मान ज्ञात कीजिए। अब हमें R1 अगर कैलकुलेट करना है, R1 अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वही करंट और वोल्टेज का पता होना चाहिए। लेकिन अभी हमें देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज और करंट कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितने हैं यहाँ पर 12। अच्छा, यहाँ से कितने सप्लाई हो रहे हैं 15, तो 12 में से 15 अगर यहाँ पर सप्लाई हो गए तो यहाँ पर वोल्टेज की मात्रा कितनी बची, 1 मिनट, वोल्टेज हमारे पास, हाँ ठीक है, वोल्टेज कितने हो जाएंगे 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, अब करंट देखते हैं। तो करंट आप देख सकते हैं हमारे पास यहां से करंट जितना भी आया तो यहां से करंट कितना जाएगा, यहां से करंट की सप्लाई कितनी गई 2 एम्पियर और यहां से कितनी गई 3 एम्पियर, तो दोनों मिलके यहां पर जो करंट का टोटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी R1 के पास वोल्टेज कितने सप्लाई होंगे 3 वोल्ट और करंट कितना होगा 5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम इसका फोर्थ पॉइंट भी निकाल सकते हैं R1। तो R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V अपॉन I, और वोल्टेज कितने हैं यहाँ पर 5 एम्पियर और वोल्टेज वोल्टेज है हमारे पास वोल्टेज हो जाता है हमारे पास 3 वोल्ट और करंट हो जाता है हमारे पास 5 एम्पियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा सेक्शन ई।